मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन गाइड, नेविगेटिंग गुजरात एडमिशंस। अब ये टॉपिक क्यों रखना पड़ा, इसकी वजह ये है कि भाई पहले जो एडमिशंस होते थे इंडिविजुअली होते थे, सेंट्रलाइज बहुत कम जगहों पर एडमिशन होता था। लेकिन अब अक्सर गुजरात के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है वो सबका एडमिशन सेंट्रलाइज हो गया है। अब इसके अंदर हर साल कुछ न कुछ रूल्स भी चेंज होते हैं कभी कभी। और बहुत सी मर्तबा लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से बाज़ मर्तबा एडमिशन की डेडलाइन लोग मिस कर जाते हैं, या टाइम पर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं हो पाते, इस वजह से भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों को फेस करते हैं, बच्चे फेस करते हैं, पेरेंट्स फेस करते हैं। तो इसलिए जो है ये एक टॉपिक को अलग से हमने इंट्रोड्यूस किया है। और इसके ज़रिए हम समझेंगे कि इस वक्त एडमिशन की प्रोसेस क्या है, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर रहे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई गुजरात में एडमिशन्स कैसे होते हैं कॉलेजेस में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, एडमिशन पोर्टल कौन से है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, स्पेसिफिक कोर्स के कौन सा पोर्टल है, और स्कॉलरशिप और कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको बनाने चाहिए, और डॉक्यूमेंट कैसे हमको प्रिपेयर रखने चाहिए। ठीक। अब गुजरात के अंदर अगर हम देखेंगे वो वो किस किस चीज़ों में होते हैं, तो भाई इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन होते हैं, मेडिकल में होते हैं, डिप्लोमा में होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स फील्ड में होते हैं, सेंट्रलाइज ये सारे एडमिशन्स होते हैं बराबर। उसके अलावा बाज़ जो है, जैसे मैंने कहा, सेंट्रलाइज प्रोसेस भी होती है, और साथ में इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस भी है। जैसे कुछ बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ आपको सेंट्रलाइज पोर्टल से वो लोग लिंक नहीं है, तो उनके वहाँ अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उनकी प्राइवेट वेबसाइट से वहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि गुजरात के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो एडमिशन दे सकती है। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि भाई आदमी किसी को कांटेक्ट करता है, भाई ये एडमिशन करवा देगा या वो एडमिशन वहाँ से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब आपको सेंट्रलाइज पोर्टल यूज़ करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बाज़ वेबसाइट्स ऐसी क्रिएट की है जहाँ से उसकी एक कमिटी बनी हुई है, और वो पूरा एडमिशन प्रोसेस मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉमन कोर्सेज जो रहते हैं, बैचलर, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए एक्सेट्रा, तो उसके लिए जीकास करके पोर्टल गवर्नमेंट ने 2 साल पहले लॉन्च किया था। वो अभी भी इस साल भी वैलिड है। उसमें रजिस्ट्रेशन बिफोर रिजल्ट भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारी रिजल्ट आने के बाद उसमें वापस आपको अपडेट सारी प्रोफाइल करनी पड़ेगी। दूसरा, इंजीनियरिंग फार्मेसी वगैरह का जो एडमिशन है वो एसीपीसी करके जो कमेटी है वो देखती है। डिप्लोमा के अंदर एसीपी डीसी कमेटी देखती है डिप्लोमा रिलेटेड। और मेडिकल के जो कोर्सेज है, खास तौर पर एमबीबीएस, बीडीएस, नर्स, तो ये मेडिकल कमेटी जो है इसको वो कंट्रोल करती है। उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको इसके एडमिशन के फॉर्म्स भरने पड़ेंगे।
अब सेंट्रल एडमिशन का फ़ायदा ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो सारी की सारी उसमें लिस्टेड रहती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, ग्रांटेड यूनिवर्सिटीज़ सारी की सारी उसमें लिस्टेड रहती है। उसके सारे कोर्स उसमें लिस्टेड रहते हैं। तो आपको एक ही जगह पर वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, आपको बीएससी करना है या बीबीए करना है या बीसीए करना है, तो सूरत आप सिलेक्ट करेंगे, बीसीए सिलेक्ट करेंगे तो बीसीए की जितनी भी कॉलेजेस जीकास के साथ अटैच है वो सारी की सारी उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें से आप अपनी जो है पसंद की यूनिवर्सिटीज़ को के बारे में चॉइस फिल कर सकते हैं। उसके बाद जितने लोगों ने उसमें अप्लाई किया होगा उसके बेस पर जो मेरिट बनेगा उसके बेस पर एडमिशन कंफर्म होगा। बराबर। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने जो है एप्लीकेशन सिस्टम्स रहते हैं। बाज़ जगहों पर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी ली जाती है। फॉर एग्जांपल अभी एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए भी उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस की है इस साल से। एमएस यूनिवर्सिटीज़ में चलने वाले बहुत सारे कोर्स चलते हैं, लेकिन उसमें से चंद कोर्सेज के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तभी आपको उसको क्लियर करने के बाद और मेरिट में आने के बाद ही एडमिशन मिलता है। तो जो भी कोर्स अभी तक चलते थे उसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड हो चुका है इस साल से। यानी इस साल जितने भी 12th कॉमर्स पास स्टूडेंट है उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर उसको बीकॉम करना है। ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि जीकास है जो जनरल कोर्सेज के लिए है, तो उसकी वेबसाइट है gcas.gov.edu.in। बराबर। ये उसकी वेबसाइट है। गुजरात एसीपीसी एडमिशन ये इंजीनियरिंग वगैरह के लिए है। और ACPCD होगा, गुजरात डिप्लोमा एडमिशन है, वो ACPDC यानी डिप्लोमा के लिए वो वेबसाइट है। और IITI कोर्सेज जो है उसके लिए जो 10th के बाद चलते हैं वो ITIadmission.government.in, ये उसका वेबसाइट एड्रेस है। और मेडिकल के लिए medadm.gujarat.org। ये मेडिकल के कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस वेबसाइट के ज़रिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्विकली यहाँ की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे से मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। गुजरात के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। बराबर। गुजरात के अंदर हाल में अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का वो जो है लेवल दे दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वनीता विश्राम कॉलेज थी, अब वो वनीता विश्राम यूनिवर्सिटी बन गई। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी बन गई। पहले सिर्फ कॉलेज में गिनती आती थी, अब वो यूनिवर्सिटी बन गई। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है गुजरात के अंदर अभी पिछले कुछ सालों में क्रिएट हुई है। गुजरात के अंदर देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो दो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और गति शक्ति विश्वविद्यालय जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की एक यूनिवर्सिटी बनी है बड़ौदा के अंदर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक रिलेटेड सारे कोर्सेज चलते हैं। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, VNSU है अपनी सूरत की, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा है। इस तरह से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की है। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी। तो ये सारी स्पेशलाइज यानी इसके अंदर सारे कोर्स नहीं चलेंगे, वो स्पेशलाइज कोर्स चलते हैं। बाकी जैसे MS यूनिवर्सिटी है, VNSU है, उसके अंदर आपको आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब कोर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा डीम यूनिवर्सिटीज भी है, गुजरात विद्यापीठ और सुमनदीप विद्यापीठ। इसके अंदर जो डीम यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि आपको स्टेट लेवल पर एडमिशन नहीं मिलता बल्कि ऑल इंडिया कोटा पर एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको जैसे सुमनदीप विद्यापीठ है उसके अंदर मेडिकल के कोर्स भी चलते हैं, तो अगर आपको उसके अंदर एडमिशन चाहिए तो आप गुजरात की वेबसाइट से एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ वो बताएगा नहीं, ये यूनिवर्सिटी वहाँ दिखाएगा नहीं। आपको ऑल इंडिया कोटा वाली जो ऑल इंडिया वेबसाइट है वहाँ पर जाकर एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके आप इस यूनिवर्सिटी को
सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। उसके अलावा ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, निरमा यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, बराबर, पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, धीरूभाई अंबानी है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है। 35+ है, इसमें से कुछ का नाम यहाँ लिखा हुआ है। अब जीकास के अंदर जो है लगभग 15 जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, और 6 और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने उसके साथ वो किया है टाई अप। तो ये 21 यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज आपको जीकास पर मिल जाएंगे। प्राइवेट के भी हो सकता है कि बास कोर्स मिले, बास कोर्स न मिले, लेकिन 21 यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज तो आप जीकास के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने कोर्सेज है उसको आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और डायरेक्ट जो है उस कोर्स को वहाँ से सिलेक्ट कर कर वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर कि आप गवर्नमेंट में पढ़ना चाहते हैं या प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं। प्राइवेट के अंदर फीस ज़्यादा रहती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फीस कम रहती है। ये एक मेन डिफरेंस है। और अक्सर ये होता है कि भाई जब स्कूल की बात आती है तो लोग गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट स्कूल पसंद करते हैं, लेकिन जब कॉलेज की बात आती है तो प्राइवेट की जगह पर गवर्नमेंट कॉलेज लोग पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पुरानी भी रहती है, वहाँ का जो स्टाफ होता है वो भी गढ़ा हुआ रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, प्लस फीस भी कम रहती है। ठीक है। अब ये वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है, खाली एक चीज़ उसके अंदर बता दे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको यूजीसी पोर्टल पर ज़रूर चेक कर ले। अभी रिसेंटली 32 फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यूजीसी ने डिक्लेयर की थी अक्सर, लेकिन उसमें से गुजरात के बाहर थी। बहुत कम जो है गुजरात के अंदर एक या दो यूनिवर्सिटी कुछ निकली थी। तो ये हमेशा चेक कर ले कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट जो है वैलिड है या नहीं, उसके कोर्सेज वैलिड है या नहीं, इसको ज़रूर चेक करें। बराबर। गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको एक दो चीज़ तो मैंने बता दी। ठीक है। जीकास पे आप बहुत सारे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज। मेरिट बेस रहता है या एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बेस रहता है उसका पूरा एडमिशन सिस्टम। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको अगर मान लो उनकी एलिजिबिलिटी 50% है तो 50% मार्क्स पर भी वो लोग एडमिशन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीस पर सारा मामला रहता नहीं। ठीक है। अब ये मेरिट बेस, ये अभी जो मैंने बताया वही रिपीट हुआ, और इसके अंदर ये सारी वेबसाइट भी दी हुई है जो पहले मैंने बताई। एक जनरल चीज़ बता दें, रजिस्ट्रेशन फीस रहती है इसके अंदर। जो भी आप जब भी रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे खिदमत खल्क के अंदर हम फॉर्म तो फ्री ऑफ कॉस्ट भर देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट मांगती है फीस वो आपको पे करनी रहती है। तो 300 to 500 है ये जनरल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह में। मेडिकल के अंदर आपको 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस 10,000 वो लोग डिपॉजिट लेते हैं। इस तरह से 11,000 आपको तैयार रखने पड़ेंगे। आईटीआई की 70 to 200 है। एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, 350 to 450 रुपीज़ है पर स्टूडेंट। नीट में 1500 to 2000 ये है। तो ये कैलकुलेशन भी आपको खर्चे में गिनना पड़ेगा, इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा नीट मेडिकल में जाना चाहता है, उसने नीट की एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर लिया, नीट की एग्ज़ाम भी 3 मई को होगी। उसके बाद अगर वो क्लियर करता है और जब एडमिशन के वक्त आएगा तो पहले तो 11,000 उसको एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिएंगे। 1,000 रजिस्ट्रेशन फी प्लस 10,000 डिपॉजिट। तो 11,000 का इंतज़ाम पहले से करना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेशन कर पाएगा। ये 10,000 सारी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वापस रिफंड हो जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एचएससी की मार्कशीट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, फोटोग्राफ है, एलसी है। ठीक है। अगर किसी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में आता है तो उसका सर्टिफिकेट है। अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो उसके स्कोर कार्ड है,
ये सारी जो है कॉमन जो है डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार रखने हैं। अभी अ, यहाँ पर हम देख किस जगह पर एडमिशन मिलता है। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ऐसा भी देखा गया है हमारे काउंसलिंग के अंदर। तो अगर इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, तो आपको गुचकेट देनी पड़ेगी या JEE देनी पड़ेगी। अगर अच्छी IT NIT वगैरह में एडमिशन लेना है तो JEE के मार्क्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी मेंस, बराबर, बीटेक के लिए। वरना इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए नॉर्मली गुजरात के अंदर गुजकेट के मार्क्स वैलिड है। ठीक है। और अगर मेडिकल में जाना है तो आपको मेडिकल के अंदर जो है नीट की एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और नीट के मार्क्स उसके लिए वैलिड मार्क्स आपका कट ऑफ से ऊपर आएगा तो आप अप्लाई कर पाओगे, वरना आप मेडिकल के अंदर अप्लाई कर नहीं पाओगे, फिर चाहे आपने 12th साइंस विद बायोलॉजी क्यों ना लिया हो। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लॉ के लिए क्लैट की एग्ज़ाम है, अगर अच्छी कॉलेज में आपको लॉ की पढ़ाई करनी है। उसी तरह डिप्लोमा के अंदर टेंथ के मार्क्स देखे जाते हैं, खास करके इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के। और बाकी जो BCom BA BSc तो 12th के मार्क्स पर उनका वो रहता है, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ अब एंट्रेंस एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि पहले MS यूनिवर्सिटी में BCom के लिए नहीं ज़रूरत थी, लेकिन अब इस साल से उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले से हम प्रिपेयर हो। ऐसा ना हो कि भाई 12th साइंस बायोलॉजी ले लिया, मेडिकल में तो जाना था लेकिन नीट का पता ही नहीं था। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फार्मेसी का जैसे मैंने कहा, फार्मेसी इंजीनियरिंग के अंदर आपको जो है ये पोर्टल है, और ये सारे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आपको यहाँ पर वो एडमिशन मिलेगा। ठीक है। ये वही चीज़ मेडिकल का अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि नीट का स्कोर चाहिएगा। बाकी सारे ये जो है डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, SSC HSC मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे, इसकी पूरी लिस्ट इंशाल्लाह लास्ट में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है। और ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा ICPDC के अंदर आपको उसमें से मिलेगा। ITI डिप्लोमा, उसके ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है, और ये उसकी वेबसाइट है। ठीक है, जो आगे हम डिस्कस कर चुके। ठीक है। ये जीकास है, जैसे BCom BSc वगैरह के लिए मैंने बताया, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट इंशाल्लाह लास्ट में आपको बताता हूँ। तो ये सारे रेगुलर कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया कि रेगुलर कोर्सेज में अगर आपको करना है BCom BSc इंजीनियरिंग फार्मेसी, तो उसके ये सारे पोर्टल है। गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कॉमन पोर्टल है सारे। अगर प्राइवेट में से आपको करना है तो फिर अगर वो जीकास के साथ या गवर्नमेंट पोर्टल के साथ वो नहीं है, जैसे मेडिकल के अंदर सारी ही कॉलेज गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन होगा। गो मेडिकल के अंदर इस बात का ध्यान रखें, मेडिकल के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी आपका अलग से एडमिशन नहीं करवा सकती। उसका नीट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होगा। अगर कोई कह रहा है तो डाउटफुल है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मेडिकल के अंदर गुजरात की जितनी भी कॉलेजेस है, बल्कि इंडिया की जितनी भी कॉलेजेस है, उसके कॉमन पोर्टल से ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एडमिशन होगा, बराबर। गुजरात के अंदर जितनी भी सीट्स है मेडिकल की, वो सारी कॉमन पोर्टल के थ्रू ही फिलअप की जाती है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ये एक्सटर्नल और डिस्टेंस लर्निंग के लिए है। जो बच्चे 12th के बाद एक्सटर्नल से या डिस्टेंस लर्निंग से BA BCom BSc वगैरह BBA करना चाहते हैं, तो वो भी जो है डिस्टेंस लर्निंग से बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो या इग्नू हो या गुजरात विद्यापीठ हो या VNSU के अंदर एज ए एक्सटर्नल भी आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारे जो है एक्सटर्नल के अंदर या ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से भी आप पढ़ सकते हो।
तो उनके जो इंडिविजुअल पोर्टल्स है वहाँ से आपको सर्च कर कर उनकी वेबसाइट से आपको, लेकिन जीकास में शायद इग्नू वगैरह में एडमिशन हो जाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर वगैरह में। तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है डिस्टेंस लर्निंग में अगर आपको जाना है तो आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में से डिस्टेंस लर्निंग या एक्सटर्नल कोर्स के बारे में मालूम कर कर आप उसमें एडमिशन उसके ज़रिए ले सकते हो। उसके अंदर आपका ये अपार आईडी बनेगा, ये ज़रूरी रहता है उसके अंदर। और डायरेक्टली भी आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी एडमिशन है, चाहे रेगुलर हो, डिस्टेंस लर्निंग हो, ऑनलाइन हो या एक्सटर्नल हो। अब उसके बाद आता है, अगर किसी के 80 परसेंटाइल है तो उसको साथ में MYSY डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप ये सब के लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। उसके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स उसको पहले से बनाकर रखने चाहिए, ताकि जब हमारा एडमिशन हो जाए हम फौरन ये स्कॉलरशिप के बारे में मालूम कर कर और उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर अप्लाई कर दें। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे पास हो जाते हैं, 80 परसेंटाइल भी होते हैं, लेकिन केयरलेसनेस की वजह से या अवेयरनेस न होने की वजह से ये होता है कि वो बच्चे ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाते, या तो फिर सिरे से ही ये स्कॉलरशिप में अप्लाई ही नहीं करते। अब अप्लाई नहीं करते तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप की रकम मिलने वाली होती है, वो इनकी वॉइड हो जाती है, चली जाती है। क्योंकि ये MYSY वगैरह स्कॉलरशिप ऐसी है कि आपको फर्स्ट ईयर में कंपलसरी उसको फिलअप करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपका 80 परसेंटाइल है। MBBS में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 80 परसेंटाइल नहीं होंगे तब भी मिलेगी, लेकिन बाकी सब चीज़ों के अंदर 80 परसेंटाइल आपके ज़रूरी है। अब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आप सेकंड ईयर में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये बात का खास ध्यान रखना है। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा में इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इसमें लगेगी। फी रिसिप्ट है, ये सारी चीज़ें आपको, जो डॉक्यूमेंट आपने पहले प्रिपेयर किए एडमिशन के लिए उसके अलावा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। my.guj.nic.in, ये MYSY की जो है वेबसाइट है। digitalgujarat.gov.in, ये डिजिटल गुजरात की स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। बराबर। अब एक स्कीम आती है TFW, टोटल फी वेव, ट्यूशन फी वेवर। ये इसके अंदर जो एलिजिबल बच्चे होते हैं उनकी सारी फीस माफ़ होती है। ये सिलेक्टेड कोर्सेज के लिए होती है, सब सब कोर्सेज में नहीं होती। फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। एडमिशन मेरिट बेस होना चाहिए। और इसके अंदर 5% ऑफ टोटल इंटेक, यानी सीट्स आर लिमिटेड। तो जो पहले 5% के, जो मेरिट में सबसे पहले 5% लोग होंगे उनको ये मिलती है। तो चॉइस भी, जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो TFW का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और इसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, यानी कंपलसरी है। बराबर। अब हम देखते हैं कि भाई सर्टिफिकेट अगर अप्लाई करने हैं तो हमको इसके लिए बहुत कौन कौन से सर्टिफिकेट नॉर्मली लगते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर गुजरात में 10th और 12th किया है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बना ले तो अच्छी बात है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। इनकम सर्टिफिकेट होगा, अगर आप कोई रिजर्व कास्ट से आते हैं, SC ST OBC वगैरह के अंदर, तो उसका सर्टिफिकेट बना सकते हैं। EWS, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो EWS का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि EWS के अंदर 10% जैसा जो है फीस, 10% सीट रिजर्व्ड होती है। तो अगर आपने EWS कैटेगरी में सिलेक्ट किया है तो आपके लिए EWS सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना ज़रूरी होगा। और 10% आपको उसके अंदर वो मिलती है। जैसे SC ST वालों को रिजर्वेशन मिलता है, वैसे EWS वालों को भी रिजर्वेशन इसके अंदर मिलता है। तो ये जो है EWS का सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये ज़रूरी है कि आप अभी से बना लें। रिजल्ट का इंतज़ार न करें, अभी से बना ले। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि लोग एंड टाइम पर बनाने नहीं है, जब वो कहते हैं ना अपने यहाँ के भाई आग लगी तब कुआं खोदने के लिए गए,
तो उसके अंदर फिर बहुत सी मर्तबा ये सर्टिफिकेट बनते नहीं है टाइम पर, और ये अपॉर्चुनिटी ये बंदा मिस कर जाता है। जैसे एक को एग्जांपल दूं, सुमनदीप के अंदर माइनॉरिटी के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए भी कुछ फीस के अंदर राहत है। जैसे वहाँ की फीस मान लो किसी कोर्स की 3 लाख है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तो वो 2.5 लाख हो जाती है, 2 लाख हो जाती है। जो डीम यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर ये एक काउंसलिंग के दौरान मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। तो लेकिन बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, उसने उसमें ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई नहीं किया, तो वो जो है, जो फीस की राहत उसको मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। ये सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ये अभी से बनाना शुरू कर दे अगर नहीं है तो। जैसे इनकम सर्टिफिकेट है तो वो 2 साल वाला या 3 साल तक का वैलिड माना जाता है, अगर पुराना है तो नया बनवा ले। तो ये सब चीज़ों का खास ध्यान ले कि भाई ये सर्टिफिकेट बनाने में हम बिल्कुल भी लापरवाही न करें, उसको वक्त रहते हुए बनाकर कंप्लीट कर दें। ठीक है। उसकी वैल अगर बने हुए हैं तो उसकी वैलिडिटी चेक कर लें। ठीक है। अब ये जो है फिजिकली जो डिसेबल होते हैं उनके लिए है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसको जो है गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से जो है उसका चेकअप कराना पड़ता है, और उसको वो सर्टिफिकेट वहाँ से वो उसके ज़रिए से बनेगा। तो अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसको उसका फायदा होता है कि जो सीट्स होती है, मान लो 100 सीट है, उसमें से जैसे मैंने कहा 10 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती है, 50 सीट तो ओबीसी एससी एसटी के लिए हो जाती है, उसमें से चंद सीटें पीडब्ल्यूडी की भी होती है, फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए भी होती है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसको ये सर्टिफिकेट काम लगेगा, और उसका एडमिशन में उसको फायदा पहुंच सकता है, मेरिट में फायदा पहुंच सकता है। अब क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। तो भाई हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इन सब के ओरिजिनल होने चाहिए, उन सब की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, अपने मोबाइल में होगी, लैपटॉप में हो गई, किसी में भी। ये सारे एक फोल्डर बनाकर उसकी स्कैन कॉपी हमको रखनी चाहिए। इनकी जो है ओरिजिनल रखनी चाहिए, और इनके फोटोकॉपीज रखनी चाहिए। ये मैंने एक फोटो बताया है फोल्डर का, ऐसा जिप वाला फोल्डर हर स्टूडेंट खरीद ले, और इसके अंदर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे, और उसके साथ उन सब डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 3 फोटोकॉपी भी रखे, और अपने फोटोग्राफ्स रखे। तो ये फोल्डर जो है कहीं पे भी जाए, ये फोल्डर लेकर जाए, चाहे वहां पर मान लो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट मांगे हो कि भाई आपकी एसएससी की एचएससी की मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट और आधार कार्ड चाहिए और फोटो चाहिए, चाहे इतना ही क्यों ना मांगा हो, लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट भी ले जाए। कभी एंड मोमेंट पर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हमको भागना नहीं पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिए, हर पेरेंट हर स्टूडेंट। सिर्फ एडमिशन के लिए ही नहीं, सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए अगर आप जाए, गवर्नमेंट काम हो, किसी भी इस तरह का काम हो जहाँ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ अपनी फैमिली का भी एक डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर ऐसा तैयार रखो जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हो, और उसकी फोटोकॉपी भी कम से कम 2-3 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट की मौजूद हो, ताकि एंड वक्त पर हमको भागना ना पड़े, ढूंढना पड़े, ढूंढना ना पड़े, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बराबर, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंक्लूड आधार कार्ड, एसएससी एचएससी मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर। बहुत सी जगह पर स्कैन सिग्नेचर भी मांगते हैं, अप्लाई करने के टाइम पर लाइव फोटो भी मांगते हो तो उसी वक्त खींचना पड़ता है। तो स्कैन एक प्लेन पेपर पर अपनी सिग्नेचर कर कर रखें, प्लेन पेपर पर, वाइट जो A4 साइज का जो जेरोक्स का पेपर होता है उस पर अपनी सिग्नेचर कर कर रखे। ये रखे कि भाई हमारा बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक है, बराबर। तो ये आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे रजिस्ट्रेशन में फीस, स्कॉलरशिप वगैरह के अंदर हमको आसानी हो जाए। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ये कंसिस्टेंट रखे, यानी एक ही मोबाइल नंबर फिक्स कर ले, ईमेल फिक्स कर ले, जिस पर ये सारे मैसेज आते रहे और ओटीपी वगैरह आते रहे, जिससे आप उसको रेगुलरली चेक कर सको। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर कोई और नंबर डाला, दूसरी जगह अप्लाई किया वहाँ कोई और नंबर डाला,
अब किसका मैसेज किस पर आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। उसी तरह अ, अपना जो है जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करे अपना पासवर्ड संभाल के रखे। ऐसा ना हो कि भाई लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड ही भूल गए। यूजर नेम और पासवर्ड ही भूल गए तो आप दूसरी बार जब उसके अंदर कुछ एडिट करना है, कुछ सुधारा करना है, या रजिस्टर करने के बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारे भूल गए कि भाई कौन से नाम से रजिस्टर किया था और कौन सा पासवर्ड था। इसलिए इसका खास ध्यान रखें, चाहे तो किसी जगह पर नोट कर ले। बराबर। हमारे साइबर कैफे को जो है अवॉइड करें, वहाँ की ईमेल्स अवॉइड करें। साइबर कैफे में आपके पास पैसे भी लिए जाएंगे और काम भी ढंग से नहीं होगा। खिदमत खल्क में हम ये सारे फॉर्म भरने का प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट भर के देते हैं। बराबर। तो इसका अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। अब आपके डॉक्यूमेंट आप स्कैन करें तो क्लियर होने चाहिए, उसकी आप फोटो भी जेपीजी भी बना लें, पीडीएफ भी बना लें। ठीक है। उसके बाद ऐसा ना हो कि भाई ब्लर आ रहा है उसका फोटो, या अब उसका फोटो ब्लर आ रहा है, या फिर जो है कट गया है, ऐसा ना हो। ठीक है। तो ये इस चीज़ों का खास ध्यान रखें। हाँ दूसरी चीज़ है कि भाई आपका नाम वगैरह आधार कार्ड में, मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में अ, बराबर हो, इसका भी ध्यान रखें। एडमिशन में तो शायद कभी प्रॉब्लम नहीं आवे, लेकिन बाज़ जगह पे प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ से अलग से आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा या एफिडेविट देना पड़ेगा, जो भी है। बराबर। तो अगर कोई मिसमैच है नाम के अंदर तो अभी से उसको क्लियर करने की फिक्र करें। ठीक है। अब जब ये एडमिशन का प्रोसेस जब चालू हो तो जो पोर्टल्स हमने बताए एडमिशन के, मेडिकल एडमिशन के और आईटीआई के या इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के, जितने भी पोर्टल बनाए, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है एडमिशन लेना है, उसकी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट कर कर उसकी डेडलाइन चेक करते रहे, उसका अपडेट चेक करते रहे। किसी के भरोसे ना बैठे, हमारे भरोसे भी ना बैठे। आपको एडमिशन लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका फॉलोअप ले। एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो एडमिशन की क्या डेट आई है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी और इंफॉर्मेशन आपको खुद को होनी चाहिए। ठीक है। एडमिशन के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दे। लास्ट दिन का इंतज़ार न करें। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि शुरू के एक दो दिन और लास्ट के दो दिन लोग इतना रश करते हैं कि वो वेबसाइट हैंग हो जाती है, जो है सर्वर डाउन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर ले। इंतज़ार न करे, ना अपने दोस्तों का इंतज़ार न करे, ना रिश्तेदारों का इंतज़ार करे। बराबर। हमें अपना एडमिशन फॉर्म अपनी मेहनत से खुद भरना है और अपनी याद दहानी से खुद भरना है, किसी के भरोसे न रहे। ठीक है। और जैसे मैंने कहा उसकी वेबसाइट्स रेगुलर चेकअप करते रहे। और जैसे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में मैंने कहा ओरिजिनल है, फोटोकॉपी है, वो हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट की जो है लिस्ट है पूरी, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारी चीज़ों के अंदर। इसमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में हर डॉक्यूमेंट लगे, कभी किसी में कोई डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा भी। जैसे मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं कि भाई स्टूडेंट आधार कार्ड है, उसका पासपोर्ट साइज फोटो है, एसएससी मार्कशीट है। अब 10वीं के बाद अगर डिप्लोमा में जा रहा है तो एचएससी मार्कशीट की ज़रूरत ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। तो कहाँ से वो पे करेगा। ठीक है। और वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो भी एप्लीकेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एडमिशन हो जाने के बाद जो है आपके पास आपकी बैंक पासबुक है, रेशन कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट, ये तो आपको हमेशा अभी से तैयार कर लेने हैं। ठीक है। ये अभी से तैयार कर लेने हैं। इसको इंतज़ार नहीं करना है, रिजल्ट का भी नहीं करना है और एडमिशन प्रोसेस का भी नहीं करना है, इसको अभी से कर लेना है। और जब आपका एडमिशन हो जाए तो वहाँ से कॉलेज से रिसिप्ट भी आपको लेनी है फीस की, एडमिशन लेटर भी लेना है या अलॉटमेंट लेटर लेना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लेना है। सर्टिफिकेट तो ये सारे सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट कर लेनी है।
इसके लिए आपको जो है इंतज़ार नहीं करना है कि कोई मांगेगा तब देंगे। क्योंकि आपको जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना रहेगा और या किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करना रहेगा, जैसे भाई प्राइवेट ट्रस्टों की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना रहेगा ने, तो आपके पास एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर मांगा जाएगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके पास मांगी जाएगी। तो उसको मांगने का इंतज़ार नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें एडमिशन होने के हफ्ते 10 दिन बाद में कलेक्ट कर लेना है। ठीक है। हाँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो ये चीजों के पर बच्चे ध्यान दे इसको, ध्यान देवे इसके अंदर कि भाई ये चीजों पे इसको जल्द से जल्द कलेक्ट कर ले एडमिशन के बाद। उसके अलावा मेडिकल के एडमिशन में आपको नीट की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल फिटनेस बीच में कुछ ऐसा आया था, हो सकता है सारे कोर्सेज के लिए भी मांगा जाए, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, नीट की मार्कशीट है, अगर आप इंजीनियरिंग में उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो गुजकेट की मार्कशीट है, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन फिलअप करने के लिए। उसके अलावा जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट्स के लिए जो है आपको एलसी, फादर्स की एलसी, फादर्स इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, फादर का भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लाइट बिल, रेंट एग्रीमेंट, अगर आप एड्रेस के लिए कोई लाइट बिल नहीं दे पाए तो रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिएगा। और अगर आप जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह का सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये आपको फादर्स का कास्ट सर्टिफिकेट भी मिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और बाज़ जगह पर आधार कार्ड ऑफ टू विटनेस यानी दो गवाह भी आपको लाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, वो इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। तो ये अभी से इसकी तैयारी कर लेवे, अगर इसमें या किसी में भी आप जो है एप्लीकेबल है आपका उसमें। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये डॉक्यूमेंट हो गए गुजकेट, नीट वगैरह इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। ये सारे दूसरे सर्टिफिकेट बनाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ हो गए। और एडमिशन के बाद एडमिशन ये पासबुक, राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट आपको पहले से ही बना लेने हैं। और बाकी के जो है डॉक्यूमेंट ये आपको एडमिशन लेने के बाद कॉलेज से ज़रूर कलेक्ट करने हैं। तो आपका काम आगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये आगे बात हो चुकी है कि भाई कोई नाम मिसमैच हो तो उसको करेक्ट कर लेवे, गैप सर्टिफिकेट है तो वो ले लेवे, बराबर। और जैसे कहा कि एक्ट अर्ली, डू नॉट वेट फॉर फाइनल एडमिशन रश टू रिजॉल्व इश्यू, अभी से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दे, ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर हम जो है भागते हो जावे कि भाई ये रह गया वो रह गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। टाइमलाइन जो है एडमिशन का, नॉर्मली मार्च में अप्रैल में एग्जाम्स होती है, मई जून में बोर्ड के रिजल्ट आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम होती है, फिर जून के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के जो है रिजल्ट्स आते हैं, जून जुलाई के बाद जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है जून जुलाई में। और जुलाई के अक्सर कोर्सेज में जुलाई में जो है एडमिशन का फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट हो ही जाता है और एडमिशन प्रोसेस के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाती है। मेडिकल के अंदर अलबत्ता टाइम लगता है, उसके अंदर कई राउंड्स चलते हैं जिसकी वजह से टाइम लगता है। तो वो अगस्त सितंबर तक जाकर ख़त्म होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना, ये टाइमलाइन जनरलाइज है, ज़रूरी नहीं ये हो, आगे पीछे हो सकता है, बराबर। तो ये सारी प्रोसेस है एडमिशन की रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, जो आपको कौन कौन से चाहिए वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो ये एक फाइनल समरी हमने बनाई है कि भाई मॉनिटर ऑफिशियल पोर्टल वीकली फॉर अपडेट्स एंड डेडलाइन, प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट इश्यूज, बराबर। यूज जीकास, एसीपीसी, एसीपीडीसी, मेडिकल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट ग्रांटेड एड कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रिक्वायर डायरेक्ट एप्लीकेशंस, ensure names and detail match across Aadhaar, marksheet and certificates, keep scan PDF of all documents in dedicated folder। इसके अंदर ओरिजिनल के लिए एक फिजिकल फोल्डर भी ले और स्कैन के लिए PDF और JPG दोनों रखे। ठीक है।
और अगर स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल एलिजिबल हो तो फॉरेन एडमिशन के बाद बोनाफाइड ले ले, फीस रिसिप्ट ले ले, अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर ले ले, और जल्द से जल्द स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। तो बस ये आज का सेशन में यही चीज़ बतानी थी। जज़ाकल्लाह। और आपको और भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे एजुकेशन सेंटर का जो है विजिट कर सकते हो, और वहाँ से आपको पूरी गाइडेंस इसकी मिल जाएगी।